तो अभी देख लेते हैं कि ये जो श्रम बजट बनेगा या फिर वार्षिक योजना, इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी और कब से शुरू होगी और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा जब भी वार्षिक योजना और श्रम बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत यानी कि पंच, सरपंच और उप सरपंच ये सभी मिलके गांव का तैयार करेंगे वार्षिक योजना और इन योजनाओं में कितना मानव दिवस रोजगार सृजित होगा, कितने परिवारों को नौकरी मिलेगी और कितना मजदूरी पर खर्च होगा और कितना सामग्री पर खर्च होगा, उसको क्या कहेंगे तो श्रम बजट। अभी इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें स्कीम्स होंगे कि कहाँ कहाँ पर काम किया जाएगा, इसमें नंबर्स होंगे कि परिवारों की संख्या कितनी होगी, लाभार्थियों की मजदूरी पर कितना जाएगा, सामग्री पर कितना जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो अभी इस वार्षिक योजना को पंचायत विकास योजना भी कहते हैं, पंचायत विकास योजना। तो इसको पहले ग्राम पंचायत बनाएगा, ग्राम पंचायत यानी कि पंच लोग बनाएंगे। पंच लोग यानी कि जिसको हम लोगों ने अपने वार्ड से चुना हुआ है कि जाइए उस पंचायत में जाकर आप हमारी बात रखेंगे जो हमारे हित में होगा, समझ रहे हैं। तो अभी जब इन योजनाओं का निर्माण किया जाएगा तो पंचायतों को कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि बहुत सारे एकल योजना, सिंगल स्कीम्स के बजाय, एकल योजना के बजाय समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, कंप्रीहेंसिव नजरिया होना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स के बजाय हम लोगों को ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जहां से क्या हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो। कंप्लीट डेवलपमेंट का वही है कि उन लोग का सोशल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो जैसे उदाहरण के लिए इसमें तैयार किया जाता है समेकित प्राकृतिक संसाधन योजना। समेकित का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेस स्कीम। अभी जो भी स्कीम बननी चाहिए किसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, वो कैसा होना चाहिए, समेकित, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अभी मैं ये क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो अभी प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले देखना होगा किसको, तो जल को। किसको देखना होगा, जल। जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर जल का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया ग्रामीण स्तर पर तो वो ग्राम कभी डेवलप ही नहीं हो सकता है। तो वाटर क्या है, फंडामेंटल चीज है। सबसे पहले तो इस जल में वर्षा जल का संग्रहण करना है, वर्षा जल दोहन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दोहन तभी करोगे जब भी स्टोरेज होना। स्टोरेज मतलब क्या, कुआं होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, नहर होना चाहिए, समझ रहे हैं, डबरी होना चाहिए, तभी आपको वर्षा के पानी को रोकना है। क्योंकि जो वर्षा ऋतु में जो मानसून है किसानों के साथ काफ़ी खिलवाड़ कर देता है। वर्षा ऋतु कभी जल्दी प्रारंभ हो जाता है तो कभी देर से प्रारंभ होता है। तो अगर हमारे पास जल संग्रहण की अवसंरचना होगी तो उसकी मार से हम लोग बच सकते हैं। और आने वाले समय में कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध किसके कारण हो सकता है, तो जल के कारण हो सकता है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होने वाला है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए जितना से ज़्यादा हम लोग रेन वाटर को रोक सकें। और रेन वाटर को रोकेंगे तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, तालाब जहाँ रहेगा आसपास की जो भूमि रहेगी वो भी अच्छी रहेगी और साथ में किसानों को जल की भी आपूर्ति होती रहेगी। तो जब भी जल से संबंधित कुछ भी करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी क्या है, तो रेन वाटर स्टोरेज। संग्रहण करोगे तभी तो उसको एक्सप्लॉइट करोगे, दोहन करोगे। बोलो आगे क्या है, तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन योजना को अपनाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। जो नरवा चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो इसी का उदाहरण है। एकीकृत इंटीग्रेटेड वाटर सेट
जल ग्रहण का मतलब क्या है? वाटर शेड प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट योजना यानी कि स्कीम। अभी समझ लेते हैं कि वाटर शेड क्या है। ठीक, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी जल निकाय, कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, इस जल निकाय के आसपास का अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया ही क्या कहलाएगा? तो जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण वाटर सेट क्या है? एक एरिया होगा, एक क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? किसी भी वाटर बॉडी का ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया क्या? यानी उस वाटर बॉडी में कहां कहां से जल आता है। जैसे ये मान लीजिए क्या है? तालाब है। तालाब थोड़ा सा निचले इलाका में रहेगा, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास का पानी उसमें आता है नालियों के जरिए। बोलिए, एक तो डायरेक्ट यहाँ पानी गिरता है और दूसरा आसपास का भी पानी आता है। तो ये इसका क्या हो गया? ड्रेनेज एरिया हो गया। समझ रहे हैं? और इसी ड्रेनेज एरिया को ही क्या बोलेंगे हम लोग? जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कहां कहां से वो जल ग्रहण करता है। समझ रहे हैं? और जब भी हम लोग जल ग्रहण का प्रबंधन करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ के जल को भी और यहाँ के भूमि को भी ध्यान में रखेंगे। उसको क्या कहा जाता है? एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन योजना, क्योंकि जुड़े रहते हैं। लैंड और वाटर एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े रहते हैं। अगर अभी आप जल को सही से प्रबंधित करोगे तो यहाँ इरोजन रुक जाएगा। तो जो सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, समझ रहे हैं, तो वो रुक जाएगा। तो यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, तो दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा, लैंड को भी और वाटर को भी। कहाँ भी? किसी भी वाटर बॉडी के आसपास के क्षेत्र में जब भी डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो? तो जल में बात आएगी तो जल में दो मुख्य बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्या? वर्षा जल का संग्रहण हो जाए, और दूसरा क्या? इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट स्कीम होना चाहिए। यानी जब भी किसी नरवा में नरवा में या नाली में, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां तो किसी विशेष क्षेत्र में होती हैं, उन बड़ी नदियों से जाकर रवाइन यानी कि नाला जाकर मिलते हैं। तो वो जो नाला में जब भी आप स्टार्ट डैम बनाएंगे तो आप आसपास के बारे में जो भी उसका अपवाह क्षेत्र होगा, अभी एक नाला है तो वहाँ से छोटे छोटे गुलीज आते हैं, वो उसमें मिलेंगे तो उसके वो ड्रेनेज एरिया हो जाएंगे। तो जो गुलीज के आसपास का जो लैंड होगा और जो वाटर होगा, दोनों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसा प्लान करिए कि दोनों को क्या हो? बेनिफिट हो। तो इतनी बात समझ गए क्या? दूसरा होता है भूमि। प्राकृतिक संसाधन में दूसरा क्या हो जाएगा? भूमि। भूमि में हम लोगों को कोशिश करना है कि जो परती भूमि है, परती भूमि मतलब जानते हो क्या? फैलोलैंड। फैलोलैंड परती भूमि का मतलब होता है जिसमें एक साल तक कोई भी खेती नहीं की गई हो, उसे क्या कहते हैं? फैलोलैंड कहते हैं। दूसरा होता है पुरातन परती भूमि। पुरातन परती भूमि ऐसी भूमि जिसमें 1 से 5 साल तक खेती नहीं की है। अभी गांव में तो ऐसी भूमि भी होगी जिसमें 5 साल से ज़्यादा समय तक भी खेती नहीं की गई होगी। फिर वो कौन सी भूमि होगी? वो बैरन लैंड हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी। जिसमें 5 साल से भी ज़्यादा खेती नहीं किया गया, वो बंजर भूमि हो जाती है। 1 से 5 साल वाले को पुरातन कहते हैं। और ये आपको पढ़ना है। जब भी अभी आप हरित क्रांति पढ़ोगे तो आपको पता होना कि भारत में प्रतिभूमि कम हुई कि ज़्यादा हुई है। आज 70-72 साल हो गए हम लोगों को आज़ादी के। समझ रहे हैं? अभी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम लोग किसी भी बैरन लैंड को जल्दी ही किस में बदल सकते हैं? प्रोडक्टिव लैंड में बदल सकते हैं। तो प्रतिभूमि 2 होते हैं, एक तो जिसमें 1 साल से खेती नहीं की गई है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं या फैलोलैंड कहते हैं। और एक क्या होएगा? तो पुरातन प्रतिभूमि। और पुरातन प्रतिभूमि यानी कि जिसमें 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई है। तो कोशिश करना है कि इन सभी भूमियों को क्या बनाया जाए? उत्पादक बनाया जाए या फिर खेती योग्य बनाया जाए। समझ रहे हैं? इनको प्रोडक्टिव बनाया जाए। दूसरी बात कुछ क्या रहती है? सरकारी भूमि रहती है जो अनु उत्पादक रहती है। जैसे मानिए अभी आज जहाँ गौठान बना है गांव में, लगभग सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। पहले वहां पर क्या होता था? गाय बैल की चराई होती थी।
अधिक से अधिक, समझ रहे हैं? ऐसे ही पड़ा रहता था खाली, तो अभी वहाँ क्या बना दिए, गौठान। गौठान बनाने के बाद वहाँ पशुओं का वो बन गया, रहने की जगह आ गई, महिलाएं वहाँ सब्जी उगा रही हैं, छोटे छोटे उद्योग भी लगे हैं, दोना बनाने के, चम्मच बनाने के, चप्पल बनाने के, शैम्पू बनाने के, साबुन बनाने के। आते हैं कि नहीं मार्केट में? जब भी प्रदर्शनी लगता है या राज्योत्सव होता है तो देखे हो बेचने आते हैं कि नहीं? बोलो, सॉस बना रहे हैं। तो अभी वो लैंड किस में बदल गई? तो प्रोडक्टिव लैंड में बदल गई। तो जो अभी गवर्नमेंट के पास जमीन है, जो ग्राम पंचायत के पास जमीन है, जो अनु उत्पादक है, उसको क्या बनाना है? उत्पादक बनाना है। तो जरा लिखिए, भूमि में दो बात ये लिख दिए हैं, दूसरी बात इसमें क्या लिख लेना कि सरकारी अनु उत्पादक भूमि को उत्पादक बनाना है, गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करना है। जल ग्रहण, जल ग्रहण का मतलब है कि कोई भी वाटर बॉडी, तालाब है, नदी है, झील है, वो कहाँ कहाँ से जल प्राप्त करेगा, कहाँ कहाँ से जल प्राप्त करेगा? जहाँ जहाँ उसका अपवाह होगा। अपवाह का मतलब कौन कौन सा? रील्स, गुलीज, रवाइन आकर उससे मिल रहे हैं। रील्स, गुलीज और रवाइन का मतलब होता है एक छोटा नाला होता है, फिर उससे बड़ा नाला, फिर उससे बड़ा नाला, तब जाके नदी बनती है। तो अभी अगर ये वाटर बॉडीज है तो ये इसका एक अपवाह, ये इसका दो अपवाह, ये इसका तीन अपवाह, ये पूरा क्या हो गया? अपवाह क्षेत्र हो गया। और यही अपवाह क्षेत्र से इसमें जल आ रहा है, तो वही इस वाटर बॉडी का क्या हो गया? जलग्रहण क्षेत्र हो गया। तो इनका एक साथ विकास करना। जब भी अभी नरवा में एक काम किया जाता है तो नरवा में जब डैम बनाया जाता है तो दोनों को एक साथ रखा जाता है। आमतौर पर अगर आपने जल रोक लिया और थोड़ा सा आप प्लांटेशन कर दीजिए, भूमि जल्दी ही परिवर्तित होने लगती है, स्वस्थ होने लगती है और उसका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाता है। लिख लिया? बोलिए, नहीं लिखे हो? लिखो जल्दी। तो जब भी पंचायत बनाएगा वार्षिक योजना तो उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि गांव का जो जल है और भूमि है उसका क्या हो? समुचित उपयोग है। जरा आप लोग कंसेप्ट को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड हैं। और जब भी चीज लिमिटेड होते हैं तो हम लोगों को बुद्धिमानी से प्रयोग करना है। बोलो, अभी बचपन में कुछ थोड़ा सा खा के कुछ रख लेते थे, बाद में खाऊंगा करके, क्योंकि चीजें क्या होती थी? लिमिटेड होती थी। और लिमिटेड नहीं रहेंगी तो डालते जाओ अंदर। चावल दाल में तो नहीं रखते हैं अलग से, मालूम है आ ही जाएगा वो, समझ रहे हैं? तो जब चीजें लिमिटेड हो जाती हैं तो वहां थोड़ा सा हम लोगों को बुद्धिमत्ता प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो अभी कोयले का अंधाधुंध प्रयोग होता है। देखो स्थिति किस तरीके से बिगड़ रही है। लिख लिए क्या? लिख लिए हो ना? हाँ, आगे है कि वैयक्तिक कमजोर समूहों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन। जो बात करता हूं मैं पांडुरंगा का जो डबरी खुद रहा था, पांडुरंगा का जो डबरी खुद रहा था, अभी वो क्या हो जाएगा? तो वैयक्तिक परिसंपत्ति का सृजन होगा। ठीक। और अभी जब भी आवेदन आएगा, आवेदन में तो एक एपीएल वाला भी दे सकता है या मजबूत वर्ग भी दे सकता है। तो अभी आवेदन में ध्यान रखना है, जो व्यक्तिक वाला जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाएगा उसकी अनुमति दी जाएगी। कोशिश करना है वो कहाँ से आना चाहिए? एससी समुदाय से हो, एसटी समुदाय से हो, कोई दिव्यांग हो या फिर महिला हो। तो कोशिश करना है, अगर व्यक्तिगत परिसंपत्तियों में खर्च किया जा रहा है पैसा तो किसको मिलना चाहिए? वो कमजोर लोगों को मिलना चाहिए, जो समाज के कमजोर लोग हैं। आगे चौथा है, कुछ पैसा खर्च कहाँ कर सकती है? तो स्वयं सहायता समूह के अवसंरचना निर्माण में। अवसंरचना निर्माण में स्वयं सहायता समूह लोगों के लिए शेड बनाने की जरूरत पड़ती है। भाई महिला स्वयं सहायता समूह कार्य करते हैं, अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उनके लिए शेड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो उस शेड का कार्य भी किसके तहत कर सकते हैं? तो मनरेगा के तहत कर सकते हैं। अभी सबसे पहले देखा जाएगा जल को। ध्यान रखना, प्राथमिकता सूची में जब भी तैयार किया जाएगा प्रोजेक्ट तो ग्राम पंचायत के पंचों के दिमाग में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए?
जल, क्योंकि जल ही पूरे विकास को क्या देगा, बढ़ोतरी देगा। जल में दो बातें लिखे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट स्कीम। उसके नीचे एक और लिख लेना, क्या, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। हाँ, शेड मतलब कोई जगह जहां पर कुछ कार्य किया जा सकता है। अभी एक शेड बन गया, उन लोग मशीन लाकर अपना कार्य वहां से कर सकते हैं। छोटा धान कूटने का मशीन आता है, राइस मिल, मिनी राइस मिल बोलिए, उसको रख सकते हैं वहां, महिलाएं फिर अपना कार्य कर सकते हैं, जिसको लाइवलीहुड सेंटर कहते हैं, आजीविका केंद्र कहते हैं। वहां शेड ही बने रहते हैं, बाकी लोग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। हाँ, तो अभी सबसे पहले माइंड में प्रायोरिटी में क्या होना, जल, उसके बाद लैंड होना, उसके बाद कमजोर समूह, उसके बाद स्वयं सहायता समूह। क्यों इन लोग को क्यों कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये काम करेंगे तो आगे जाकर ये डेवलपमेंट को और ग्रोथ करेंगे, बूस्ट करेंगे, कैटालिस्ट का काम करेंगे, उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। अब ये महिला स्वयं सहायता समूह की और संरचना बना देंगे तो कितने महिलाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अभी इसलिए इन काम को पहले करना है, फिर उसके बाद हम लोगों को ध्यान कहाँ देना है, तो सड़क पर देना है, शिक्षा पर देना है, समझ रहे हैं, यानी कि क्या बनवा देना है, स्कूल, ठीक बोलिए, और कुछ कार्यालय हो गए, खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान हो गया। हालांकि आजकल बच्चों को खेलने का समय ही कम मिलता है और आजकल खेल के नाम पे वीडियो गेम खेलते रहते हैं वो। तो अभी जब भी पंचायत वार्षिक योजना तैयार करेगा तो इन सभी पक्षों पर विचार करेगा। अब मानिए कि पंचायत ने वार्षिक योजना और श्रम बजट बना लिया इन सिद्धांतों का पालन करते हुए, फिर 15 अगस्त को ग्राम पंचायत ये जो भी तैयार किया हुआ है, क्या तो वार्षिक योजना, एनुअल प्लान और क्या श्रम बजट, इसको प्रस्तुत कर देगा, इसको प्रस्तुत कर देगा कहां, तो ग्राम सभा में। कहां प्रस्तुत करेगा, ग्राम सभा में। तो सबसे पहले कौन तैयार करेगा, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत 15 अगस्त से इसको तैयार कर लेगा पहले ही, फिर इसको कहां रख देगा, ग्राम सभा में। एक बात और है जो हम शुरू में बताए थे कि मनरेगा के शुरू करने का एक सबसे प्रबल कारण था कि मौसमी बेरोजगारी। गांव वालों के पास लगभग 6 महीने 180 दिन ज्यादा काम नहीं होते कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र को छोड़कर, वहीं थोड़े बहुत काम मिलते हैं। तो उसी 180 दिन में से सरकार ने कहा 100 दिन काम कौन दे देगा, हम दे देंगे मनरेगा के तहत। इतनी बातें समझ रहे हो। तो 15 अगस्त को ही क्यों, क्योंकि अभी ये 15 अगस्त है यानी कि रक्षाबंधन के आसपास का समय है। इस समय इसीलिए क्योंकि जैसे ही धान की खेती खत्म होती है गांव वाले पलायन करने लगते हैं, शहर की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। तो उनको खरीफ के समय ही, रबी के समय माइग्रेट कर जाते हैं। आप जहाँ छत्तीसगढ़ में रबी की खेती बहुत ही अल्प होती है, आप अभी जाएंगे तो खेत आपको क्या मिलेंगे, सूखे मिलेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ। कहीं कहीं पर जिसके पास सिंचाई की सुविधा है वहाँ आप गेहूं सरसों देख जाएंगे, चना देख जाएंगे, लेकिन बाकी जगह आपको खेत कैसे मिलेंगे, सूखे हुए। तो रबी के दौरान गांव वाले कहाँ की तरफ आते हैं, शहर की तरफ आते हैं काम की तलाश में। तो अगर आप इसको बाद में जारी करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए 15 अगस्त को ही देना है ग्राम सभा को, ताकि पता चल जाए कि रबी में कितने परिवारों को काम मिलेगा, कितना रोजगार होगा, मतलब वो आश्वस्त हो जाए कि हम लोगों को यहीं पर काम मिलेगा। तो उससे क्या रुकेगा, पलायन रुकेगा, समझ रहे हैं, ताकि वो किसी विशेष मौसम में शहर की तरफ पलायन न करें। और शहर की तरफ पलायन करते हैं तो प्रमुख समस्या क्या होती है, जो आप झुग्गी देख रहे हैं ना, जब भी लोग बिना पढ़े लिखे आते हैं शहर की तरफ कार्य करने, तो इससे शहरों में मलिन बस्ती का निर्माण होता है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जो हमारे देश भर में बड़े से बड़े मेट्रो शहर में हो गया है। दिल्ली में भी, चेन्नई में भी, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह ये परेशानी है।
क्योंकि जो बिना पढ़े आता है या कपड़ों की दुकान में, मेडिकल दुकान में, या फिर रिक्शा चलाने का कार्य करता है, या फिर जो इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कार्य करता है, कहीं कहीं देखे वो खड़े रहते हैं रोड पर ही, एक गाड़ी आती फिर उनको उठा के ले जाती है, तो ऐसे कार्य करते हैं, उनका जीवन कभी भी सुधर नहीं पाता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि गांव से वो शहर की तरफ ना आए, उनको गांव में ही क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। इसीलिए 15 अगस्त को ये ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। अभी जिस योजना में बहुत सारे स्कीम्स होंगे, तो ग्राम सभा का प्रमुख कार्य होता है कि इस पर पहले क्या करे, चर्चा करे और प्राथमिकता सूची तय कर दे कि इस योजना को पहले इंप्लीमेंट करना है और इस योजना को बाद में। इस प्राथमिकता सूची में आगे कोई बदलाव नहीं करना है जहां तक संभव हो। अगर ये किसी भी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है तो पंचायत इस सूची में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि ये जनमत है, लोगों का निर्णय है जिसके लिए काम किया जाएगा। तो कब प्रस्तुत होगा ग्राम सभा में? 15 अगस्त को। कौन प्रस्तुत करेगा? ग्राम पंचायत। क्यों प्रस्तुत करेगा? चर्चा के लिए और प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए। किसकी? तो योजनाओं की। इतनी बात समझ गए? जरा लिखिए। हाँ, 15 अगस्त को इसीलिए वही बताया मैं, क्योंकि उन लोग का पलायन रुके। खरीफ के मौसम, अच्छा एमएसपी है ना भाई, एमएसपी कृषि से पहले क्यों जारी करते हैं? जून में ही क्यों जारी कर देते हैं? ताकि खेती करने से उनको आश्वस्त हो जाए कि मेरी धान का उपज इतने में बिक ही जाएगा। इसीलिए किसान प्रोडक्शन करने की ओर जाते हैं। इसी इनको पहले से हम लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपको काम गांवों में ही मिल जाएगा, आप शहर की तरफ पलायन न करें। ठीक, हाँ, तो इसका टाइम मतलब, और ये बजट ऐसा नहीं है कोई ऐसा, ये बजट कैसा है कि मनरेगा बहुत बड़ी योजना है, समझ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा लोक कल्याणकारी योजना कहा है, रोजगार पाने वाला, और कहा स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने मनरेगा को, तो अभी बहुत बड़ी योजना है, तो ऐसा, इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं, अलग से श्रम बजट। ये क्या है? पैसा सैंक्शन कराने का एक तरीका है, लेकिन इसको नाम अभी क्या दे दिया गया है? श्रम बजट दे दिया गया। इतनी बात समझ गए? हाँ, अभी ग्राम सभा ने क्या कर लिया? चर्चा कर लिया, बोलिए। तो फिर यह ग्राम सभा के बाद वही वार्षिक योजना जो वहां प्रस्तुत हुई थी, ग्राम सभा के बाद अभी पंचायत से ग्राम सभा लेकर कौन जाएगा? GRS, वही है ग्रामीण रोजगार सेवक। ठीक, फिर ग्राम सभा में चर्चा हो जाएगी, प्राथमिकता सूची तैयार हो जाएगी, उसको फिर से कहां ले आएगा? तो ग्राम पंचायत ले आएगा। ग्राम पंचायत देखेगा भला कोई नियम का तो उल्लंघन नहीं हुआ है, ग्रामीण रोजगार सेवक। ठीक, इसके बाद यहां से फिर GRS इसको लेकर कहां पहुंच जाएगा? तो कार्यक्रम अधिकारी के पास। कार्यक्रम अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, प्रोग्राम ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा। प्रोग्राम ऑफिसर इसको रख देगा कहां? तो जनपद पंचायत में फिर चर्चा की जाएगी इस पर, क्योंकि जनपद पंचायत से भी अनुमोदित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे हैं जनपद पंचायत, जिन प्रतिनिधियों को हम लोगों ने विकास खंड स्तर पर हमारे से संबंधित निर्णय लेने को भेजा हुआ है। बोलिए, जनपद पंचायत का भी चुनाव होता है, इसमें चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो जनपद पंचायत में क्या कर देगा? ये प्रोड्यूस कर देगा, और इसको करना पड़ेगा। वो कब हुआ था? तो 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त के बाद इस पूरा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, और जनपद में कब पहुंच जाना चाहिए? तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहता है कहां? तो जनपद पंचायत में। 15 सितंबर 15 अगस्त को पेश हुआ ग्राम सभा में, पूरा प्रोसेस होते होते जनपद पंचायत में कब पहुंचता है? तो 15 सितंबर को। इस दिन जनपद पंचायत में क्या हो जाता है? प्रस्तुत हो जाता है, और इस दिन वहां से अनुमोदित हो जाता है। अनुमोदित का मतलब वहां से पास हो जाता है। ठीक, यहाँ से पास हो जाएगा, फिर कहाँ, फिर से किसके पास जाएगा? प्रोग्राम ऑफिसर के पास, क्योंकि जनपद पंचायत में यही मुख्य अधिकारी है मनरेगा का, यही लाएगा और वही यहीं से इसको ले जाएगा। फिर एक इसको दे देगा तो DPC को,
बोलिए। जिला कार्यक्रम समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, बोलो। ये इसको ले जाके पटक देगा कहाँ? जिला पंचायत में। भाई ये किस स्तर का अधिकारी था? जिला स्तर का। कल इसीलिए तो बताए थे ताकि ये सब लॉजिक से निर्णय ले सकें आप, हर कुछ को याद ना करना पड़े। तभी तो 4-5 क्लास ले रहे हैं ना, ताकि न्यूनतम चीजें हम लोगों को याद करना पड़े। समझ रहे हैं? तो कहाँ ले जाके रखेगा इसको? जिला पंचायत के पास रखेगा। समझ रहे हो? कहाँ तक पहुंचे थे? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 15 नवंबर तक कहाँ पहुंच जाना चाहिए? प्रस्तुत कर दे। कौन? तो डीपीसी। और यहाँ से 1 दिसंबर तक यहाँ से पारित हो जाना चाहिए, अनुमोदित हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? डीपीसी के पास जाएगा। बोलिए, जरा लिखिए इसको, फिर मिटा के लिखें। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ रखेगा? ग्राम सभा पर। ग्राम सभा चर्चा करेगा और प्राथमिकताओं की सूची तैयार करेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रामीण रोजगार सेवक के पास। उसको ले जाकर ग्राम पंचायत में रख देगा। ग्राम पंचायत फिर उस पर चर्चा करेगा। फिर किसके पास आएगा? तो ग्रामीण रोजगार सेवक के पास। वो ले जाकर इसको किसको दे देगा? तो कार्यक्रम अधिकारी को, प्रोग्राम ऑफिसर को। प्रोग्राम ऑफिसर उसको कहाँ फिर रखेगा? तो जनपद पंचायत में। वहां चर्चा होगी, वहां से पारित होगा। फिर कहाँ जाएगा? फिर प्रोग्राम ऑफिसर के पास। फिर ले जाकर किसको देगा? डीपीसी को। डीपीसी उसको कहाँ रखेगा? जिला पंचायत में। जिला पंचायत इसको क्या कर देगा? हाँ, अनुमोदित कर देगा। और फिर डीपीसी के पास वो फिर आ जाएगा। और डीपीसी के आने के बाद, और डीपीसी यहाँ तक कितना समय हो गया है? 1 दिसंबर। इन सब में 15 दिन और लग जाता है। और 15 दिसंबर तक डीपीसी ये सुनिश्चित करेगा कि ये जितने भी हर जिले का डीपीसी, अब हर जिले का डीपीसी होगा तो 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक हर जिले से क्या पारित हो जाना चाहिए? वार्षिक योजना एवं श्रम बजट। ये बात स्पष्ट है, हर जिले से होगा। अभी हर जिले के डीपीसी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 15 दिसंबर तक MIS में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन तरीका है, सॉफ्टवेयर है। इसमें जितने भी जिस जिले का जितना भी श्रम बजट पारित हुआ है वो सभी डेटा इसमें डल जाए। डेटा क्या हो जाए? प्रविष्ट हो जाए। ये समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो भी जिस जिले का जो भी श्रम बजट है उससे संबंधित जितने भी डेटा हैं वो सभी कहाँ दर्ज हो जाने चाहिए? इस सिस्टम में, MIS। ताकि इसको कौन एक्सेस कर ले? केंद्र सरकार भी एक्सेस कर ले और स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सेस कर ले। आगे ये नहीं जाता है, राज्य स्तर पर नहीं जाएगा ये। समझ रहे हो? आखिरी स्तर क्या होगा? जिला पंचायत ही। इतनी बात समझ गए? 15 दिसंबर तक मिटाएं। डीपीसी एक कॉपी दे देगा किसको? तो स्टेट गवर्नमेंट को। लो आप भी देख लो, एक कॉपी चला जाएगा फिर से पंचायत स्तर पर कि हर पंचायत अपना डेटा कहाँ डाल दे? तो MIS में डाल दे। ठीक, यहाँ पूरे डेटा आ जाने चाहिए। कब तक? तो 15 दिसंबर तक। हो गया। और 31 दिसंबर तक कोई भी स्थिति में कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए? तो केंद्र सरकार तक। इसीलिए लिखवाए थे क्या? तो 31 दिसंबर। ठीक, तो जो वार्षिक योजना है, श्रम बजट कहाँ पहुंच जाएगा? तो केंद्र सरकार तक। जनवरी में केंद्र सरकार इसका रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा, वार्षिक योजना एवं श्रम बजट का रिव्यू करेगा। फरवरी में समितियों की बैठक होती, समिति भी बने हुए हैं जो इस पर चर्चा करते हैं, समितियों की बैठक होगी। और मार्च में अंतिम रूप दिया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा किसका? वार्षिक योजना एवं श्रम बजट का।
और फिर जो सरकार सहमत हो जाती है, यानी जिसका बजट पास हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? सहमत श्रम बजट। समझ रहे हैं? और आगे जाते हुए जिसका सहमत बजट हो गया है, 7 अप्रैल तक पहली किस्त जारी हो जाती है। पहली किस्त कब जारी होगी? तो 7 अप्रैल तक। तो ये पूछेगा मनरेगा की पहली किस्त कौन सी तारीख तक जारी हो जाती है? तो 7 अप्रैल तक। कब से शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त से। ठीक, तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक वो ग्राम पंचायत पर ही पड़ी रहती है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनपद पंचायत के पास होती है। 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक जिला पंचायत के पास होती है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक MIS में डेटा डाला जाता है और 31 दिसंबर तक कहाँ पहुँचा दिया जाता है? केंद्र सरकार तक। जनवरी, फरवरी, मार्च में केंद्र सरकार इस पर चर्चा करता है, इसका रिव्यू करता है, फिर इसको सैंक्शन करेगा और जब सैंक्शन हो जाएगा तो फिर वहाँ से पहली किस्त जारी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लिख लिए? पहली किस्त जारी हो जाएगी। लिमिट नहीं रहता। अभी देखिए, जब केंद्र सरकार बोला मैं सहमत होगा, केंद्र सरकार हर साल बजट में क्या कर देती है? मनरेगा के लिए इतना पैसा होगा। अभी जो भी बजट वो सैंक्शन करेगा तो अपनी उस सीमा के अनुसार ही करेगा, तो वो लिमिट कोई नहीं रहती है। लेकिन जो भी है, जो भी केंद्र सरकार का बजट है, राज्य सरकार का बजट है, वो उसी के अनुरूप होना चाहिए। जब इसके अनुरूप नहीं होता है तो उसको लौटा दिया जाता है कि आप इसमें क्या करिए? सुधार करिए। देखिए, अभी जो 2 साल का समय था, ये कोरोना महामारी आपदा का समय था। और ये एक बात डायलॉग दैनिक जीवन में सुनते हो कि समझ में मुसीबत के वक्त ही समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो वैसे ही सरकार को समझ में आया इस आपदा के दौरान कि जो आंगनबाड़ी, मनरेगा, यही ग्रामीण विकास की रीढ़ है। इस जो 2 वर्षों का समय था, इसमें जो सबसे अधिक मदद हुई है न सरकार की, वो किससे हुई है? तो मनरेगा से। जो लोग शहर से कहाँ की तरफ आए थे? गांव की तरफ। रोजगार की मांग बढ़ गई थी। उस समय लोगों को रोटी, पानी और मकान देने के लिए किसका प्रयोग किया गया? मनरेगा का। यही 2 समय हमें आंगनबाड़ी का महत्व समझाया कि वे महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मितानिन दीदी ने किस तरीके से गांवों में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए कार्य किया है। तो ये जो 2 वर्ष था, इसमें मनरेगा ने दिखाया कि यह सशक्त माध्यम हो सकता है किसका? तो ग्रामीण विकास का। इसीलिए इन पर और चर्चा हो रही है। और ऐसी रिपोर्ट अभी आ रही है कि इस 2 वर्षों के दौरान जो लोग वापस आए थे, बहुत सारे वेब सीरीज भी तो बन गए हैं, अगर आप लोग बने रहते होंगे तो अभी जो बहुत सारे लोग वापस आए थे, उनमें से कुछ लोग वापस शहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा शहरों से विश्वास लोगों का उठ गया है। क्योंकि अभी जब उनको मुसीबत आया था शहर में, तो उनके साथ वहाँ कोई नहीं था। तो अभी कुछ लोग वापस नहीं जा रहे हैं। तो अभी डिमांड और बढ़ गई है और सरकार ऐसे वक्त में पैसा इस साल घटा दी है। तो ये लगातार चर्चा में ही है, न सिर्फ एडीओ के लिए, बाकी परीक्षाओं में प्रमुखता से स्थान किसका रहेगा? तो मनरेगा का। क्योंकि ग्रामीण विकास के सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है मनरेगा। ठीक, हाँ। आगे लिखेंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कार्यान्वित एजेंसी। क्रियान्वयन एजेंसी। देखिए, ग्राम पंचायत एकल एजेंसी है किसके? तो इसके क्रियान्वयन के लिए। यही सिंगल विंडो सिस्टम कार्य करेगा।
एकल खिड़की प्रणाली कहते हैं। एकल। तो अभी मनरेगा का क्रियान्वयन की समस्त जानकारी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? तो ग्राम पंचायत के पास रहेगी। मनरेगा अधिनियम की धारा 16(5) में कहा गया है कि ग्राम पंचायत लागत का 50% कार्य करेंगे। इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर किसी ग्राम में मानिए कि 1000 रुपए का काम आया, मान लीजिए, तो इसमें से 500 रुपए का काम कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत करेगा। तो प्रश्न उठता है कि और कौन काम करने वाले हैं, तभी तो यह बात आई होगी। ठीक, तो कुछ और भी एजेंसी होते हैं जो मनरेगा के जरिए काम करवाते हैं, जैसे कि लाइन विभाग। कुछ काम को डायरेक्ट जनपद पंचायत क्या करता है? पंचायत भर नहीं लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत। तो जितना भी उस पंचायत में जितने भी रुपए का काम हो रहा है उसका 50% कौन करना चाहिए? ग्राम पंचायत। समझ रहे हो? 56 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 50 से कम नहीं होगा। मान लीजिए कितना किया? 80% कर दिया ग्राम पंचायत, तो 20% कौन किया? तो उसमें कौन हो सकता है? लाइन विभाग हो सकता है, जनपद पंचायत हो सकता है, जिला पंचायत हो सकता है जो डायरेक्ट काम को क्रियान्वित कर रहे हों, जिला पंचायत हो सकता है, सरकारी उपक्रम हो सकते हैं। सरकारी उपक्रम का मतलब है कि सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू कहते हैं। आगे एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन चाहे जैसा भी हो, ज्यादा से ज्यादा काम को कौन इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो ग्राम पंचायत करना चाहिए। ठीक, चलें आगे। एक थोड़ी सी तथ्य और है, जिला परिप्रेक्ष्य एक ऐसी स्कीम बनती है जो पूरे जिला भर के लिए बनाता है डीपीसी। और ध्यान रखना, ये पंचवर्षीय योजना होती है। एक स्कीम और बनाएगा जिसमें पूरे जिला भर के लिए रोड मैप रहेगा, उसके सभी जनपद को मिलाकर, सभी गांवों को मिलाकर वो हमें उस जिला का क्या देगा? रोड मैप देगा। जिले के बहुत मौलिक चीजें रहेंगी उसमें, समझ रहे हैं? तो इसका समय ध्यान रखना, वो क्या रहेगा? तो पंचवर्षीय रहेगा, 5 सालों के लिए रहेगा। ठीक, एक बार बन जाएगा तो कितने साल तक चलता रहेगा? वो 5 साल से। और 5 साल के लिए है तो बहुत ही फंडामेंटल चीज पर बात की गई होगी जो जल्दी बदलती नहीं है, तभी तो 5 साल के लिए है ना। समझ रहे हैं? नहीं तो क्यों करते? अगर चीजें बदलती रहती तो हर साल बनाना पड़ता। और जो फंडामेंटल चीजें वो जल्दी बदलती नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे लिखना, मनरेगा में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। क्या कह रहे थे? लाइन विभाग में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रहती है। हाँ, अभी जो लाइट रहता है, हम बिजली में पता नहीं, बिजली में 5-6 स्टेज होते हैं। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन कंपनी अलग रहती है, ट्रांसमिशन कंपनी अलग होती है। रोड में आते जाते बड़ी बड़ी सी देखते हैं ऐसे वाले, वो ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद उस आने के बाद से एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो वितरित करती है। आपके घरों तक बिजली कैसी आती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आती है। उनके लिए उदय स्कीम चल रहा है, उनको डिस्कॉम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कंपनी कहते हैं। और वो सरकारी भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो सरकारी रहेंगी तो मनरेगा के तहत उनको काम अपना वो करा सकते हैं। हो गया? महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान मनरेगा में। तो कोशिश करना है कि लाभार्थी, मनरेगा के तहत लाभार्थी में से एक तिहाई क्या होनी चाहिए? महिलाएं। कोशिश करना है
कि जब भी ग्राम पंचायत भी वार्षिक योजना तैयार करे तो कैसे करे कि 1/3 परिवार क्या होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, या जितने भी लाभार्थी हो रहे हैं बेनिफिशियरीज वो कैसी होनी चाहिए, महिलाएं। अभी हर ग्राम पंचायत कोशिश करेगा तभी तो जिला स्तर पर हो पाएगा ना, समझ रहे हैं। और महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिलेगा, पुरुषों के समान वेतन दिया जाएगा, यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नहीं होता है क्या, होता ही तो है। कूली और रेजा 2 वर्ग बना दिए गए हैं। रेजा शायद महिलाएं वाले होती हैं कि पुरुष वाले होते हैं, महिलाओं को ही रेजा कहते हैं। तो कूली पुरुष वाले होते हैं और उन लोग को अलग अलग वेतन रहता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग पेमेंट मिलता है, तो वहां ऐसा नहीं है, पुरुष और महिला को बराबर वेतन दिया जाएगा। इसमें मैटरनिटी अलाउंस की भी बात है, मातृत्व भत्ता की भी बात है। अभी जब भी महिला गर्भवती रहती है तो वो कार्य नहीं कर पाएगी, और ऐसे वक्त में जब वो कार्य नहीं कर पाएगी तो उसको मजदूरी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे वक्त में सरकार जितनी भी सहायता कर सकती है उसकी करती है, और कुछ पैसे उसको बिना कार्य के देती है। उसको जैसे अभी अगर कोई कंपनी में कार्य कर रहा है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, अगर महिला कर्मचारी है और अगर वह किसमें है, गर्भवती है, तो उसको 26 सप्ताहों की छुट्टी मिलती है विदाउट, उसको पेमेंट में बिना कट किए हुए। उसी को कहते हैं क्या, मैटरनिटी लीव कहते हैं, समझ रहे हो। उसमें आप वेतन में कटौती नहीं कर सकती है कोई कंपनी, वो महिला की क्या है, आवश्यकता है, प्रकृति के सृजन के लिए वह चीज जरूरी है। तो अभी तो यहाँ पर तो लीव जैसा कोई बात नहीं है, तो सरकार क्या करती है, यहाँ पर उनको भत्ता देती है। क्या करेगी, उनको मातृत्व भत्ता का प्रावधान है, समझ रहे हैं। लिखिए 3 बातें ध्यान रखना है, क्या क्या, हाँ ठीक है, समझ गया। और मातृत्व भत्ता में 1 माह की मजदूरी उसको दी जाती है। मातृत्व भत्ता में कितना दी जाएगी, तो 1 माह की मजदूरी उसको प्रदान की जाती है। एक माह में अगर वो कार्य करती, उसे जितना पैसा मिलता उतना ही पैसा इसको दे दिया जाता है। लेकिन साथ में यह बात सुनिश्चित की जाती है कि पिछले वर्ष में यानी विगत 12 माह में उस महिला ने लगभग 50 दिन का रोजगार किया हो, तभी तो पता चलेगा ना कि रोजगार यहाँ कर रही थी, समझ रहे हो। सही में गरीब है तभी तो कार्य कर रही थी, समझ रहे हैं। तो विगत 12 माह में कितना, 50 दिन का कार्य। समझ गए। आगे अभी जो वर्क साइट है, जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल पर अगर कोई महिला श्रमिक है और उस महिला श्रमिक का 5 वर्ष से कम आयु, 5 वर्ष की कम आयु से अगर कोई बच्चा है उसके साथ में, तो घर छोड़कर तो आ नहीं सकती है। अगर 5 वर्ष से कम रहेगा तो वहां पर कार्यस्थल पर ही एक बाई रखा जाएगा। बाई नहीं लिखता हूं, सहायिका लिख देता हूं, ठीक। सहायिका मेड रखा जाएगा जो इसकी क्या रखेगा, बच्चे की ख्याल रखेगी वहां पर, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो मेड होनी चाहिए, यह समाज की सबसे कमजोर महिला को देना है इसको, क्योंकि इस महिला की ओर बच्चा संभालना है, कोई कार्य नहीं करना है। तो कोशिश करना है उस गांव में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे दुर्बल है, मानव दुर्व्यापार से रेस्क्यू की गई महिला है। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो मानव दुर्व्यापार में फंस जाती हैं। वेश्यावृत्ति का जो नेटवर्क है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, सभी क्षेत्रों में है। तो कई महिलाओं को पुलिस क्या करती है, रेस्क्यू करती है। और हमारा समाज इतना निर्दयी है, जब भी कोई महिला
वहाँ से आती है वेश्यावृत्ति से या फिर दुर्व्यापार से छूट कर आती है, तो समाज उन पर जरा भी विश्वास नहीं जताता और उनको समाज से अलग थलग करने की बात करता है। समझ रहे हैं? तो कोशिश करना है कि सबसे कमजोर, जो विकलांग हो, दिव्यांग हो, जो अकेले रहती हो, उसका कोई साथी ना हो, तो ऐसे को यह काम देना है। समझ रहे हैं? और इसको, इस सहायिका को वेतन कितना दिया जाएगा? जितना अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले को दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो महिला, अभी अगर कोई महिला श्रमिक है और अगर उसके पास बच्चा है और बच्चा की आयु 5 वर्ष से कम है, तो उस बच्चे के लिए क्या रखने का प्रावधान है? सहायिका। और वह सहायिका अकुशल श्रमिक का दर्जा प्राप्त करेगी और वह सहायिका कोशिश करना है कि कमजोर वर्ग से हो, सबसे कमजोर वर्ग से हो, वीकर सेक्शन से हो। बोलो। यह बात आप लोगों को काल्पनिक लग सकती है, लेकिन अभी जब सन्नी लियोनी जी भी काम करना शुरू की थी अभी यहाँ पर बॉलीवुड में, तो बहुत विरोध हुआ था एक पक्ष के द्वारा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, जब भी कोई सकारात्मकता की तरफ जा रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि उसको पीछे धकेलने के बजाय। तो हमारा समाज में ऐसा होता है। मानव दुर्व्यापार बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व की, भारत की ही नहीं। समझ रहे हैं? और अनुच्छेद 23-24 में उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, अनुच्छेद 23 में। और कोशिश करना है कि अभी जो लाभार्थी हैं उसमें दिव्यांग महिलाएं शामिल हों। समझ रहे हैं? जो भी लाभार्थी हैं, दिव्यांग महिलाओं का जॉब कार्ड बनना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। लिख लिए? चलो चलो जल्दी करो, 9 मिनट है, फिर मैच शुरू हो जाएगा। आज डिसाइडर है। चले? और अभी देखना है हम लोगों को कार्य स्थल पर सुविधाएं। कार्य स्थल पर सुविधाएं। कार्यस्थल पर सुविधाएं। कार्यस्थल पर 3 मुख्य सुविधाओं का ख्याल रखना है। सबसे पहला क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भाई कोई फावड़ा चला रहा है, फावड़ा चलाते चलाते पैर कट गया, समझ रहे हैं, गैती वैती रहता है, ऐसे उठाते वक्त यहीं पड़ गया अपने में, तो वहां पर क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य की सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा में ये नहीं कि कोई किसी सर्जरी करने वाले को वहां बैठाना है, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट एड किट वहां पर होना चाहिए। और भाई भारत है, यहाँ ऐसा भी पॉसिबल होता है जो दवाई है वो एक्सपायर हो, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो भी दवाई होने चाहिए वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए, उनकी तिथि दवाई लेने योग्य ही हो। आगे है भाई भला जल के बिना क्या ही कुछ है, तो पेयजल की, पानी पीने के लिए तो वहाँ होना ही चाहिए पेयजल। बोलिए। और आगे क्या है? तो वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा, पेयजल, और तीसरा वहाँ पर शेड होना चाहिए या फिर छाया होना चाहिए। और वही बात जो महिलाओं में पढ़े थे, वहाँ पर एक मेड होना चाहिए यदि कोई वहाँ पर महिला श्रमिक के पास 5 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है। ठीक, तो ये हो गया क्या? कार्यस्थल पर सुविधाएं। आगे है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा जानते हो ना, बताए थे, ऐसी चीजें जो कहाँ पर पूरे समाज को असुरक्षित करती हैं, तो उन्हीं को हटाने को क्या कहते हैं? सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा
तरीका क्या है, तो बीमा करा दो। क्या करा दें? बीमा करा दें। जॉन अब्राहम साहब तो अपने तशरीफ का भी बीमा कराए हुए हैं। तो बीमा आजकल बहुत, इसीलिए कभी भी टीवी में देख लो, ज्यादातर कहाँ आता है, पूरे इंश्योरेंस वाले के रहते हैं एडवर्टाइज। अभी मैच देखोगे तो ज्यादातर क्या आएंगे? इंश्योरेंस वाले। एक विराट कोहली आते हैं, डिजिट वाला एक आता रहता है। तो सामाजिक सुरक्षा में 2 योजनाएं चल रही हैं। जनश्री योजना, अभी कोई मनरेगा श्रमिक है तो उस महिला को इसके तहत क्या मिल जाएगा, तो सामाजिक सुरक्षा, अस्पताल में जाएंगे तो उनका इलाज फ्री में हो जाएगा इस बीमा के तहत। ठीक, आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 2 योजनाओं का लाभ मनरेगा श्रमिकों को मिलता है। अभी अगर बात करें, अगर काम करते करते कार्यस्थल पर कोई मर गया या उसका कोई अंग भंग हो गया, समझ रहे हैं, अगर मर गया और कोई अंग भंग हो गया तो अभी उसको 50,000 रुपये, 50,000 नहीं, 25,000 रुपये उसको दिया जाता है। ठीक, और तीसरी बात, अगर मरा नहीं है और कोई अंग भंग भी नहीं हुआ है और अगर अस्पताल में है तो जब तक वो नहीं हो जाता तभी उसको मजदूरी दर का 50% पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। जब तक अस्पताल में रहेगा जितना उसको मजदूरी दर मिलता था उसका 50% उसको मिलता रहेगा, आधा, जब तक वो कहाँ रहेगा? अस्पताल में रहेगा। और अगर कोई अंग ही भंग हो गया और मर ही गया तो फिर 25,000 लो भाई, वो 12-13 दिन तक प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। एक चैप्टर भी था 9वीं 10वीं में, मरिया। चले आगे, जिसमें बताया है किस प्रकार से समस्या हो जाती है। हो गया इतना, सामाजिक सुरक्षा बता लोगे तो ध्यान रखना, मनरेगा श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उनको मिलता है। ठीक, और अगर कोई मर गया, अंग भंग हो गया तो 25,000 रुपए, और अगर अस्पताल में है तो मजदूरी दर का 50% उसको पारिश्रमिक मिलता रहेगा। चले आगे, अभी हम लोग का एक चीज बच गया है, वो क्या है, तो विस्तार। इस योजना का कब कब क्रियान्वयन होगा, तो जल्दी जल्दी बताओ। 23 अगस्त 2004 को कहां से पास हुआ था? लोकसभा से, बोलिए। और फिर 25 2005 को कहां से? राज्यसभा से। फिर 5 सितंबर 2005 को कहां से? हस्ताक्षर, बोलिए। 7 सितंबर को अधिसूचना जारी हो गया, राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी हो गया, और 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया। ठीक, अभी 2 फरवरी को ही क्या मनाते हैं, तो मनरेगा दिवस। क्या है, तो मनरेगा दिवस। जल्दी इसको लिखो, इसको तो पहले लिख चुके हो। 2 फरवरी को मनरेगा दिवस हो गया। हाँ, अभी देखना है, लिखिए प्रथम चरण, इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज। प्रथम चरण, तो मनरेगा कब लागू हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को। सबसे पहले यह लागू हुआ अनंतपुर, बांदावली गांव, आंध्र प्रदेश में। इस जगह के नाम को ध्यान में रखना। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, तो अनंतपुर, बांदावली गांव, कहाँ, तो आंध्र प्रदेश। शुरू में 200 जिलों पर इसको 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया। भारत भर में 200 पिछड़े जिलों में इसको लागू किया गया। भारत में 600 के आसपास जिले हैं। अभी अगर देखें तो 200 जिलों में इसको लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में 11 जिले लिए गए थे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेष बात लिख लो। छत्तीसगढ़ प्रथम चरण में ही कहां पर है, अभी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा अधिनियम की धारा 4(1)
के अनुसार यह 2 फरवरी 2006 को ही कहाँ लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। लिख लोगे? तो मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा, ये धारा को ध्यान में रखना, ठीक। धारा 4(1) के अनुसार 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। बोलो, और कितने जिलों में लागू हुआ था छत्तीसगढ़ के? तो 11 जिलों में। अभी ये 11 जिलों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, समझ रहे हैं? तो हम बताते हैं 3 नीचे के, उस समय तो अधिकांश जिले थे ही नहीं, आज जो जिले हैं, तो 3 जिले थे बस्तर संभाग के, 3 जिले थे सरगुजा संभाग के। कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक। 2 जिले कहां से थे? पश्चिम क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के। कितने हो गए? 8। 3 जिले थे मैदानी क्षेत्र के, तो कितने हो गए? 8 और 3 11। तो सबसे पहले कहाँ के लिख लेते हैं? तो दक्षिण क्षेत्र। मैं दिशा में बांट दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद करने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। इस समय बस्तर में हुआ था, ठीक। दंतेवाड़ा जिला था, बीजापुर तो थे ही नहीं। बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर। कांकेर 1998 में शायद बना था मेरे ही जिले के साथ, इसीलिए मुझे याद है। तो ये क्या हो गया? तो 3 जिले हो गए। अभी कहां पर देखना है? उत्तर में 3 जिले, सरगुजा संभाग, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तो था ही नहीं उस समय। कोरिया, सरगुजा और जशपुर। कितने हो गए? 6। फिर कहाँ आना है? तो पश्चिम। पश्चिम में 2, राजनांदगांव और कबीरधाम। कितने हो गए? 8। और बताया 3 कितने? तो मैदानी क्षेत्र में धमतरी महानदी के मैदान में है, बिलासपुर अरपा नदी के मैदान में। बोलो, धमतरी, बिलासपुर और रायगढ़, मान नदी और महानदी रायगढ़ में। बोलो ना भाई। तो कितने हो गए? 8 और 3। तो बता लेंगे। तो 3 नीचे, 3 ऊपर, 6, 2 पश्चिम में, 8 और 3 कहाँ? तो बीच वाले क्षेत्र में होंगे। लिख लिए? चले आगे। द्वितीय चरण जो लिख लिए हैं, ये वाला। अच्छा, 200 जलवायु लिख दिया हूँ, उम्र हो गई है। 200 पिछड़े जिलों में ज्यादा संबंध मेरा जलवायु से है ना। अच्छा, अभी आप लोग जानते हैं क्या क्यों पानी बरसा है? अभी रायपुर में क्यों पानी बरस रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं भाई। जिज्ञासु प्राणी हो, प्राणी में आते हो, प्राणी में भी, प्राणी में उल्लू भी तो है, कुत्ता भी तो है, उसमें आप भी हो, लेकिन आप जिज्ञासु प्राणी कहता हूं तो क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। आज मोबाइल है, लैपटॉप है, सब किसके कारण है भाई? जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न हुई होती तो ये सब हमारे पास होते ही नहीं। सबसे डेवलप है हम लोग। अभी जो चैपेंजी गोरिल्ला भी होता है वो भी टूल्स का इस्तेमाल करता है पानी की गहराई नापने के लिए, लेकिन हमारे इतना टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि उसका ये पैरेलल है, हम लोग का अपोजिट है ये। तो अभी जिज्ञासा होनी चाहिए आपको, क्यों वर्षा हुई तब तो जाके कल कृषि में समझोगे ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों देना है किसान को, क्या ही जरूरत है उनको इस योजना की, समझ रहे हैं? तो सब चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे देखना है सेकेंड स्टेज, द्वितीय चरण। आज मैं प्रतिज्ञा लेके आया हूं कि क्या कर देना है, हाँ, इसका आज दाह संस्कार कर देना है। द्वितीय चरण, ठीक। तो वो कब हुआ था? तो 2006 में द्वितीय चरण शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2007 को। अभी 200 जिलों में पहले हो गया था, 130 जिले और जोड़े गए, 130 जिले जोड़े गए तो कितना हो गया? 200 प्लस 130, 330, कितना हो गया? 330। छत्तीसगढ़ में 4 जिले जोड़े गए,
ये कहाँ के लिए है? तो छत्तीसगढ़ के लिए है। 4 जिले जोड़े गए, कौन कौन से? ये पूरे मैदानी क्षेत्र में थे। रायपुर, जांजगीर चांपा, महासमुंद और कोरबा। तो अब छत्तीसगढ़ में कितने हो गए? 11 और 4 15 हो गए। आगे क्या है? तो तृतीय चरण क्या हो गया? तो तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 समस्त भारत में लागू, समस्त जिलों में लागू, समस्त जिलों में लागू हो गया। अभी अब समस्त जिलों में लागू हुआ होगा तो समस्त छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया होगा। बोलो, फिर उसमें तो 15-16 करने का कोई अर्थ है नहीं। तो समस्त जिलों में किसके? तो छत्तीसगढ़ के भी समस्त जिलों में लागू हो गया। तो अभी इस अधिनियम के बारे में जरा सोचोगे ना कभी भी, तो 23 अगस्त 2004 से सोचना, लाकर खत्म कहाँ करोगे? तो 1 अप्रैल 2008 में। ये आपको पूरा डेट पता होना चाहिए। 23 अगस्त, 25 अगस्त, 5 सितंबर, 7 सितंबर, फिर 2 फरवरी, फिर 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008। ठीक, शुरू में कितने? तो 200 जिले और 11 जिले, फिर 130 और 4, उसके बाद पूरा ही समस्त कर देना है। ठीक, अभी मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की बात है। पारदर्शिता लिखना नहीं है, पारदर्शिता, सतर्कता एवं सोशल ऑडिट, यानी कि क्या? सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक जो अंकेक्षण है, सोशल ऑडिट है, आपके सिलेबस में अलग लिखा हुआ है। और मनरेगा में भी किसकी बात कही गई है? तो सोशल ऑडिट की। तो अभी हम लोग इस चैप्टर को जब अलग से पढ़ेंगे, सामाजिक अंकेक्षण को, जब इसके कंसेप्ट को जानेंगे कि इसका सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है क्या, तो फिर हम लोग वही पढ़ेंगे किसका? तो मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण में हम लोगों को कंसेप्ट जानना है और मनरेगा को वहां भी जानना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? एक ही बार हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। कल से हम लोग अलग योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपका मनरेगा क्या होता है? कंप्लीट होता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो लिख लीजिए। जैसे लाभार्थी का चयन कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत। हम पहले बता दिए हैं कि वहीं पर सूची होगी, तो यह बात लिख लो, कथन में आ जाएगा कि लाभार्थियों का, बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत। ई मास्टर रोल की देखरेख कौन करता है? मेट करता है। लेकिन वह उसको अगर ई मास्टर रोल अगर ऑनलाइन हो रहा है या पेपर में हो रहा है तो उसको कौन देगा? वो पेपर कार्यक्रम अधिकारी देगा। कौन देगा? तो हाँ, तो लिख लो, मास्टर रोल कौन जारी करेगा? तो कार्यक्रम अधिकारी। कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या बोला? सिलेक्शन कौन करेगा बेनिफिशियरीज का? तो ग्राम पंचायत। मास्टर रोल कौन जारी करेगा? तो कार्यक्रम। मास्टर रोल की देख रेख या उसमें जो दर्ज करने का काम हो कौन करेगा? तो मेट करेगा। लेकिन वो कागज उसको मिलेगा कहां से? कार्यक्रम अधिकारी से। तो मास्टर रोल जारी करेगा। मास्टर रोल 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? ई मास्टर रोल, जो ऑनलाइन होएगा, लेकिन हर जगह ऑनलाइन की सुविधा तो है नहीं, और ऑनलाइन होगा तो उस फॉर्मेट को भी कौन तैयार करेगा? कार्यक्रम अधिकारी। फिर उसको पासवर्ड देगा, उसको बोलेगा भाई यहाँ डालना, ऐसे ऐसे बताएगा उसको। और एक क्या होएगा? पेपर मास्टर रोल, जहां पर ऑफलाइन काम किया जाएगा। बोलो। और फिर एक तथ्य और लिख लेना आप लोग कि मनरेगा को भी आधार से जोड़ने का प्रावधान है। आधार से जोड़ा जा रहा है मनरेगा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं कर सकते। जोड़ सकते हैं, लेकिन आप कंपलसरी नहीं कर सकते कि अगर आधार नहीं करोगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? जोड़िए, अच्छा होगा, लेकिन आप किसी को इस तरीके से काम से नहीं निकाल सकते हो कि उसके पास आधार नहीं है या उसका जॉब कार्ड आधार से जुड़ा नहीं है। इससे आप किसी को कार्य से वंचित नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब मामला कहां गया तो
और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मनरेगा काम नहीं करता। आप लोगों ने कई बार कठिनाई महसूस की होगी कि अभी जो फिंगरप्रिंट है बदलता रहता है, तो कभी जल्दी सेल्स नहीं होता है, तो अभी किसी का पेमेंट रुक जाता है, और वो तो बेचारा पढ़ा लिखा है, उसे समझ भी नहीं आता है कि क्या करें। हालांकि आजकल वो खुल गया है, कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है, तो हाँ ग्राहक सेवा केंद्र, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं पहले की तुलना में। चले आज के लिए, तो आज इसका श्रद्धांजलि हो गया मनरेगा का, सामाजिक अंकेक्षण वाले में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपका कर्तव्य है कि आप इसको भली भांति अच्छे से पढ़ लें।